चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं अपने अधूरे अध्याय को आगे बढ़ाने के लिए फिर से आपके सामने खड़ी हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा की थी असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन क्या था, आज मैं उसके आगे का महत्वपूर्ण भाग बताऊंगी, जो है असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे। मतलब यह भी कह सकते हैं कि उसका स्वरूप क्या था, या क्या असहयोग आंदोलन के तहत क्या योजना बनी, ऐसी क्या कौन सा प्लान था। और इस असहयोग के अंत तक देखें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे या उसमें कोई कमी लगे तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम चलते हैं। आज असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, इसके क्या प्रोग्राम थे। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, हमने इसके पिछले क्लास में धोखा किया मुसलमानों के साथ कि हाँ, तुम्हारा सब कुछ हम बरकरार रखेंगे, तुम्हारी खिलाफत नहीं जाने देंगे, तुर्की को हम छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने उल्टा किया, भारत के मुसलमान भी इससे भड़क गए, गांधी जी खुद भड़क गए। इसके अलावा हर समय एक से एक दमनकारी कानून, एक से एक दमनकारी नीति सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दबाने के लिए जो बनती जा रही थी, इससे पूरे देश में जो आक्रोश था वह गांधी जी के नेतृत्व में सामने आया। अब हम जानते हैं, ये अलग बात है कि जब गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे, तो उदारवादी जो कांग्रेस के नेता थे, बहुत सारे नेताओं ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, यह एकदम उठपटांग बात है, ये सही नहीं है। एनी बेसेंट हो, चित्तरंजन दास हो, मोतीलाल नेहरू हो, सभी ने इसका घोर विरोध किया कि ये सही नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, उनका ये कहना था। लेकिन हम देखें कि किस तरह विशेष अधिवेशन बुलाया गया, बहुत विरोध के बाद भी इसे स्वीकार किया गया, और जो वार्षिक अधिवेशन होता था नागपुर का, उसमें इसे बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दिया गया कि हाँ, सही बात है, हम अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग करेंगे। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि गांधी के विचार के जो विरोधी थे वो भी साथ हो गए कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। और हम अब गांधी जी ने लोगों को बताया, उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, उन्होंने हर तबके में, गांव से लेकर शहर तक, अमीर से लेकर गरीब तक, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक, बूढ़े तक, सबके साथ उन्होंने अपने विचार को रखा, विचार दिया, और उन्हें समझाया कि हमें स्वराज प्राप्त करना है, और अगर हम इस तरह से मिलकर अंग्रेजों के साथ असहयोग करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो हमें दिसंबर 1921 तक हमें जरूर स्वराज मिल जाएगा, ऐसा उनका कहना था। उनका जो ये दौरा हुआ, उनका जो ये जनता से मिलना जुलना हुआ, इससे जनता बहुत खुश हुई, बहुत उत्साहित हुई कि हाँ, गांधी जी ने सही कहा है, हमें गांधी जी के कहने पे चलना है और अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकना है। एक बहुत ही जोश, उत्साह, उमंग के साथ सभी लोग असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ हो गए। अब इनका कार्यक्रम क्या था, कैसे सहयोग नहीं करना है, कैसे अंग्रेजों का विरोध करना है, तो इन्होंने दो तरीके बताए। एक तरीका था निषेधात्मक और एक था रचनात्मक। एक निषेधात्मक कार्यक्रम
और एक रचनात्मक कार्यक्रम। देखिएगा, बहुत ही मजेदार है। क्या कहा गया? सरकारी उपाधियों का त्याग किया जाए। अंग्रेज जिस पे खुश होते थे, जो उनकी चाटुकारिता करता था, जो उनके हाँ में हाँ मिलाता था, जो उनके दमनकारी नीति में उसके साथ होता था कि बिल्कुल सही, आपने ऐसा सही किया है, आपने दमनकारी नीति अपनाकर इन भारतीयों को उनका पर काटने की जो कोशिश की है, बहुत अच्छी की है। तो कहने का मतलब, जो अंग्रेजों की चमचई किया करते थे, उन्हें अंग्रेज सरकार कुछ कुछ उपाधि देती थी। रॉय हैं आप चौधरी हैं आप, तो इस तरह की उपाधि मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा बड़े बड़े जमींदारों को, या जो उनके अधिकारी होते थे, उनके प्रशासनिक अधिकारी। तो इस तरह की उपाधि हुई। किसी ने किसी को अगर अपने से सम्मोहित करके रखना, अपने पक्ष में रखना, तो उसे भी कुछ उपाधि दिया जाए, तभी तो वो हमारे साथ रहेगा। तो इस तरह उपाधियों को दिया जाता था, जो अंग्रेज अपने हित के लिए करते थे। तो गांधी जी ने क्या कहा? उपाधियों का त्याग किया जाए। जिसे जिसे उपाधि मिला है, जिन भारतीयों को उपाधि मिली है, वो छोड़ दे, वो लौटा दे कि हमें ऐसी उपाधि नहीं चाहिए, ऐसी अंग्रेजों की उपाधि हमें नहीं चाहिए। और इसी के तहत हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भी अपनी उपाधि लौटा दी। उनको भी कैसर ए हिंद की उपाधि मिली हुई थी, कैसर ए हिंद की उपाधि मिली हुई थी, जिसे उन्होंने लौटा दिया कि यह रखिए भैया, हमें नहीं चाहिए आपकी उपाधि। इनको देख के बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां सरकार को लौटा दी कि नहीं नहीं, मुझे रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। होता है ना वैसे ही। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा? जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान है, चाहे सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, उसका बहिष्कार किया जाए। वहां हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाए, उन स्कूलों में, उन कॉलेजेस में। बच्चे इन कॉलेजों को छोड़ करके असहयोग आंदोलन में भाग लें। ठीक है। सरकारी अदालत, जो कोर्ट होता था, जिसमें बैठते थे न्यायाधीश, जो अंग्रेज होते थे, जहां वकील अंग्रेज होते थे, जहां अंग्रेजी स्टाइल में अदालत लगती थी, उन अदालतों का बहिष्कार किया जाए। जो वकालत पढ़े हैं, वकालत बैरिस्ट्री पढ़ के आए हैं, जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वो इन अदालतों का त्याग करें। बहुत सारे बैरिस्टरों ने, वकीलों ने इन अदालतों में अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी कि हाँ ठीक है, हम असहयोग करते हैं, हम इस न्यायालय को नहीं मानते हैं। सरकारी सेवाओं का, बहुत लोग गवर्नमेंट सर्विस में थे, बहुत लोगों ने अपनी सर्विस से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जो है, वो आईसीएस, जो आज के आईएएस ऑफिसर होते हैं, उस पद पे थे, उन्होंने भी त्याग दे दिया कि भैया मुझे नहीं करनी है आपकी इस प्रशासनिक सेवा में, हमें नौकरी नहीं करनी है। सरकारी उत्सवों का बहिष्कार। जिस समय अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे, उस समय बीच बीच में इंग्लैंड से राजकुमार हों, या कहीं के सम्मानित व्यक्ति हों, या राज परिवार के सदस्य, वो बीच बीच में आते रहते थे घूमने फिरने के लिए। और ऐसे समय में यहाँ पे बड़ा आयोजन किया जाता था, उत्सव मनाया जाता था। अरे वो आज राजकुमार आने वाला है, आज नहीं, 1 महीने बाद आने वाला है, 2 महीने बाद आने वाला है, उसके लिए एकदम पूरी तैयारी हो रही है। उसको दिखाना है, शानो शौकत दिखाना है कि देखिए कैसे हम लोग अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे हैं। उनको तड़क भड़क शान शौकत का पूरा प्रदर्शन करना है। तो गांधी जी ने क्या कहा कि इस तरह के जो आयोजन है, इस तरह के जो उत्सव है, इसका बहिष्कार किया जाए। इसी समय एक 1919 में कनॉट ऑफ ड्यूक आने वाले थे, तो भारतीयों ने उसका बहिष्कार किया।
1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाले थे। अंग्रेज भारतीय पहले से तैयार थे कि इनका हम बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि भैया हल्ला हंगामा नहीं हो। जिस समय प्रिंस ऑफ वेल्स आए उस समय एकदम लगे कि वाह, एकदम भारतीय लोग सर झुकाकर खड़े हैं और हम लोग सीना तान के चल रहे हैं। कुछ ऐसा माहौल हो, कुछ ऐसा मंजर हो कि प्रिंस ऑफ वेल्स के हैं, वाह क्या शासन कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये भारतीय जो है अपने बात पे अडिग थे कि हम नहीं सहयोग करेंगे। जब वो बंबई में उतरे, इंग्लैंड से आए, बंबई में उतरे, पूरा हड़ताल और एकदम से अलग माहौल, जो माहौल होना चाहिए उसके विपरीत। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की थी, गांधी जी को बहुत मनाया था कि खत्म कीजिए ना, प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं भाई, ऐसा मत कीजिए, उनको खराब लगेगा, हम लोगों को खराब लगेगा, आप लोगों को खराब। उन्हें बहुत तरह से कन्विंस करने की कोशिश की। महात्मा गांधी ने भी उनके सामने 2-4 शर्त रख दी कि ये काम कर दो तुम हमारा, चलो शौकत बंधु को जो गिरफ्तार किए उसको निकाल दो तुम, तो इतने तुम जो दमनकारी कानून जो लागू किए उसे हटाओ, ये सब करो तो हम छोड़ देते हैं, हम बोल देते हैं कि ठीक है ये खत्म हो जाएगा आंदोलन। लेकिन ना तो अंग्रेजों को ये बात मंजूर थी और ना भारतीयों को मंजूर थी। क्या मतलब उसका निकला कि उसका फल क्या निकला कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए तो चारों तरफ उनका विरोध हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का कहीं आवभगत नहीं हुआ, स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उसके विरोध में जुलूस और जो भी होता है सभा वगैरह वगैरह होने लगे। सरकारी दरबार का त्याग, बीच बीच में सरकारी दरबार लगता था जिसमें भारतीय जो सम्मानित व्यक्ति जिन्हें समझा जाता था उनको बुलाया जाता था कि वो जाते थे। बड़े अफसर हैं या बड़े जमींदार हैं या कुछ बड़े ऐसे लोग हैं जिन्हें अंग्रेज अपने पक्ष में लेके चलना चाहती थी, उसे इन दरबारों में बुलाया जाता था। इन लोगों ने बहिष्कार किया कि हाँ, हम ऐसे दरबारों में नहीं जाएंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़े जो भारत आते थे उनकी होली जलाई गई। बहुत सारे सामान जो मशीनों से बनकर आते थे, थोड़े सस्ते भी होते थे, लोग उनको ज्यादा यूज करते थे, उनको भी मैंने बहिष्कार किया गया, उनको भी नष्ट किया गया कि हम इन अंग्रेजी वस्तुओं को यूज नहीं करेंगे, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे करों को लगाया गया था। जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, बहुत खराब स्थिति थी इंग्लैंड की, भारत की तो होगी ही, वो तो स्वाभाविक है, भारत का तो शोषण हो ही रहा था। लेकिन ऐसे समय में अंग्रेज अपने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भारत का शोषण कर रहे थे, भारतीयों का शोषण कर रहे थे। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहते थे। आए दिन तरह तरह के टैक्स लगाए जाते थे। कहा गया कि करों को अब नहीं दिया जाएगा, ये सब जो कर है इसे नहीं दिया जाएगा, हम नहीं देंगे। और बहुत सारे जो दमनकारी कानून बनाए गए उसे भी हम नहीं मानेंगे। इसके लिए हम सविनय अवज्ञा करते, हम माने विनय के साथ हम आज्ञा नहीं अवज्ञा करते हैं। तो इस तरह की बात विधानमंडलों का बहिष्कार, विधानमंडल में भी चुनाव होने वाले थे, उसमें भारतीयों को भी प्रत्याशी बनाया गया था। इस बार उन्हें भी कुछ सीट दी गई थी लड़ने के लिए कि भैया आप चुनाव लड़िएगा। लेकिन वो जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, उसके तहत विधानमंडलों में भारतीयों को अधिकार दिया गया था, वहां उनको कुछ सीट मिली थी। कहा गया कि इन विधानमंडलों में कोई प्रत्याशी नहीं जाएगा, कोई यहाँ नहीं, हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम इस विधानमंडल को मानते ही नहीं। तो इन सारी चीजों का त्याग करने का बात कहा गया था, निषेधात्मक, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी के ऐसे आह्वान पर लोग पूरे उत्साह के साथ इन बातों को मानने के लिए तैयार हो गए, इनका त्याग करने के लिए तैयार हो गए। और इसके तहत
तहत उन्होंने पूरी तरह से अपने मन को बनाया कि हमारा ये विरोध अंग्रेजों को देश खाली करने को मजबूर करेगा। ठीक है। अब दूसरा कार्यक्रम, ये रचनात्मक कार्यक्रम क्या था? रचनात्मक मतलब कुछ क्रिएशन होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए। अब हम तो बोल दिए कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो क्या बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ना लिखना छोड़ देंगे? नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना होगी, राष्ट्रीय महाविद्यालयों की स्थापना होगी, और इसके तहत बहुत सारे स्कूल कॉलेज बने जो राष्ट्रीय थे, अपने स्तर के थे, विदेशों सरकारी पैसे पे वो संचालित नहीं होते थे, वो यही के लोगों के द्वारा, उसी के धन के द्वारा, उसी के ज्ञान के द्वारा वो विद्यालय चलने लगे। इसमें बहुत सारे बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ऐसे बहुत सारे शिक्षण संस्थान इस समय बने जो अपने आप में आज भी वो खड़े हैं, आज भी उनका एक महत्व है। तो उस समय ये शिक्षण संस्थान बनना, इधर से इन शिक्षण संस्थानों को छोड़ करके राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में ज्ञान के लिए आना, यह रचनात्मक कार्यक्रम था जिसे लोगों ने शुरू किया। राष्ट्रीय अदालत, न्याय तो चाहिए, घर में, परिवार में, समाज में, देश में विवाद, वाद विवाद, अपराध ये होते रहते हैं, तो उसके लिए अदालत चाहिए होता है। तो हम अपनी अदालत लगाएंगे, हमारी पंचायत व्यवस्था होगी। तो पंचायत व्यवस्था होने लगी। बहुत से लोग जिन्होंने अपनी बैरिस्ट्री, अपनी वकालत छोड़ी थी विदेशी अदालत में, वो यहाँ पे अपनी सेवा देने लगे। और बहुत सारे सेठ, एक जमुना दास सेठ थे उस समय, उन्होंने साल में 1 लाख रुपए इन वकीलों को देने के लिए रखा कि इन्हें, भैया काम कर रहा वो, तो उसे तो पैसा चाहिए ना, तो सहायता के लिए उनको बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने इन्हें, या तो ये शिक्षक हों या यहाँ के अदालत में काम करने वाले, जो न्याय करने देने वाले, वकालत करने वाले, ये जो व्यक्ति हैं, इनके लिए भी गुजारे की व्यवस्था भारत के सेठ साहूकारों और राष्ट्रभक्तों ने की। स्वदेशी वस्त्र, विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दिया गया। तो इसका क्या मतलब कि लोग वस्त्र यूज नहीं करेंगे, पहनेंगे नहीं, वस्त्र पहनेंगे। अब चरखे का प्रयोग होने लगा, धागे कटने लगे, खादी का प्रयोग होने लगा, खादी के वस्त्र बनने लगे। पूरे गांव में, गांव से लेकर शहर तक में खादी का महत्व बहुत बढ़ गया, और लोग बड़े सम्मान के साथ सूत काटने लगे, खादी बनाने लगे। और यह एक बहुत बड़ा, मतलब एक प्राउड फील होने वाली बात थी भारतीयों के लिए कि हम अपने लिए ऐसा कर सकते हैं। विदेशी वस्तुएं जो मशीन से बन के बाहर से आती थी, उसे हमने छोड़ दिया। अब हम अपने हाथों से, अपने कुटीर उद्योगों में, अपने गृह उद्योगों से वस्तुओं का निर्माण करने लगे, और हम उसका यूज करने लगे, जिससे उनके व्यापार को, उनके बिजनेस को, उनके बाजार को हानि होने लगी। हिंदू मुस्लिम एकता, महात्मा गांधी ने इस विषय पर बहुत रिसर्च किया था कि अगर भारत को मजबूत बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करनी है, तो हमें हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष ध्यान देना होगा। और इस बात के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को अवगत कराया इस बात से, और जो जनता थी वह इस बात से अवगत भी हुई, और दोनों हिंदू मुस्लिम मिलजुल करके राष्ट्र निर्माण के काम में लग गए। दलित उत्थान, हमारे यहाँ दलित उस समय बहुत ज्यादा बहिष्कृत थे समाज से। महात्मा गांधी ने कहा कि इन्हें सम्मान देकर, इनका पुनरुत्थान करके हम अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं।
और यह एक रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिसे गांधी जी ने तो प्रश्रय दिया ही, साथ ही साथ भारतीयों ने भी इस बात को माना और इसके साथ हुए। शराबबंदी, जो विदेशी शराब की दुकानें थी उस पे बहुत ही मजेदार तरीके से कहा जाए उसको बंद करा दिया जाता था, और इतना मजबूत रहता था ये बंदी कि कहा जाता है जो आबकारी विभाग का जो रिपोर्ट आया उससे ही पता चलता है कि ये शराबबंदी इतने अच्छे तरीके से हुई थी कि यहाँ जो टैक्स आता था उसमें भारी कमी देखी गई। यानी कि ये शराबबंदी जो है भारतीयों के द्वारा जो की गई वह बहुत ही सफल रही। कांग्रेस के झंडे के तले संगठन अब जो है, गांधी जी ने आह्वान किया कि हमें कांग्रेस के झंडे के नीचे, कहने का मतलब कांग्रेस के अंतर्गत हमें अपने देश को संगठित करना है, मजबूत करना है। इसकी जो नीति होगी, इसके जो कार्यक्रम होंगे, इसके जो उद्देश्य होंगे, इसके जो साधन होंगे, इस पर हमें अमल करके अपने देश को, अपने स्वराज प्राप्त करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब बातों को स्वीकार किया गया, इन सब बातों को त्याग किया गया। यह एक बहुत बड़ी नीति थी महात्मा गांधी की, जो अपने आप में एक क्या कहें, एक बहुत बड़ा प्रयोग था। तो इस तरह असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम हो गए। अब हम बात करते हैं क्या प्रभाव पड़े। जैसा कि हम देखते हैं कि ये कार्यक्रम चलता गया, आगे बढ़ता गया, लोगों का उत्साह चरम पे था। पूरे देश में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर जगह स्वराज के लिए लोग असहयोग करने के लिए तैयार थे अंग्रेजों के विरुद्ध। और इसी समय दूसरी तरफ अंग्रेज इन असहयोगी आंदोलनकारियों को देख के डर गई थी, और उन्होंने क्या किया कि जो नेता थे, जो हर क्षेत्र में नेता थे, सबको पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार करना शुरू किया। कहा जाता नहीं, इसका रिकॉर्ड है कि लगभग 50,000 तक लोगों को बंद कर दिया गया जेल में। गांधी जी बचे रह गए। गांधी जी को पता नहीं क्यों उसे हाथ लगाने में शायद वो डर रहे थे। दूसरी तरफ तरह तरह के दमनकारी कानून, जिससे आंदोलनकारी डर जाए, वो लौट जाए, वो हमारे कहने पे चलने लगे। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को अंग्रेजी शासन लंदन इंग्लैंड को यह लिखा कि अगर यहाँ पे इसी तरह की दमनकारी नीति अपनाई जाती रही और यही अंग्रेजी सरकार की अगर नीति रही, तो हम लोग बारदोली में एक कितना बताया गया था, 12 फरवरी 1922 से हम लोग बारदोली में सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, सामूहिक रूप से सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। यह प्रस्ताव उन्होंने भेज दिया। लेकिन इत्तेफाक से 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि चौरा चौरी नाम की जगह में, जो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, वहां पे कुछ क्रांतिकारियों ने थानेदार को और जो सिपाही थे उनको बंद करके आग लगा दी और उन्हें जला दिया। यह एक अहिंसक आंदोलन था, जिसे इन आंदोलनकारियों ने हिंसक बना दिया। यह अपने आप में बहुत खराब बात थी। गांधी जी ने कहा था हमारा आंदोलन हिंसक नहीं होगा, अहिंसक रहेगा, इसमें किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। लेकिन चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ, उसमें जो आगजनी हुई, जिस पर जला दिया गया सिपाहियों को, थानेदार को, यह एक हिंसा थी। यह अलग बात है कि इसमें गलती अंग्रेजी शासन की भी थी, वो बहुत भड़काते थे, लोग भड़क गए होंगे कुछ लोग, और इसके कारण उन्हें
थाना में बंद करके आग लगा दिया। तो इस तरह से इसके साथ ही गांधी जी बहुत विचलित हो गए और उन्होंने कुछ दिन के बाद 12 फरवरी को जो है इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी का आंदोलन स्थगित करना बहुत सारे नेताओं को बहुत बुरा लगा। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर केरल के किसी एक क्षेत्र में कोई गड़बड़ी करता है तो इसका सजा कश्मीर में कोई रहने वालों को कैसे मिल सकता है? भैया जहां गलती हुआ वहां काम करते। आप पूरे देश जो इतने उत्साह में थी, इतने जोश में थी, स्वराज प्राप्त करना है, उसे आपने इस तरह से अचानक रोक दिया। ये बहुत ही गलत बात थी। इसी तरह बहुत सारे राजनेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया। राजेंद्र प्रसाद ने भी इसका विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई परिस्थिति ऐसी थी कि गांधी जी को ये आंदोलन स्थगित करना पड़ा। एनी बेसेंट जो है वो तो पहले भी इसके पक्ष में नहीं थी। वो तो उनका कहना था कि ये जो है एकदम से मूर्खतापूर्ण कार्रवाई थी। इसके अलावा एक कूपलैंड है, उन्होंने प्रशंसा की कि वाह, जो काम तिलक ने नहीं किया उसे गांधी ने कर दिया। तो इस तरह मिली जुली प्रतिक्रिया तो आई, लेकिन अंततः यह हम कहेंगे कि यह आंदोलन जो है रुक गया 12 फरवरी 1922 में। बहुत गहरा धक्का लगा आम जनता को भी, क्योंकि वो तो एकदम सोच रही थी कि इस बार स्वराज मिल ही जाएगा। लेकिन गांधी जी की नीति, अब इस पे तो आगे चर्चा होगी विशेष रूप से कि गांधी जी की नीति पर। अब हम बात करेंगे कि ये जो असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में शुरू हुआ। इस 1 अगस्त 1920 से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था इसका, और हम देखते हैं 12 फरवरी 1922 में ये स्थगित हो गया। समाप्त नहीं कहा जाता, स्थगित हो गया कि भैया अभी रुक जाओ। तो इसके क्या प्रभाव पड़े, इसकी क्या इफेक्ट पड़े? ऐसे ही तो नहीं हो गया, बिना काम का खत्म हो गया, तो नहीं, इसका बहुत असर पड़ा। पहली बार राष्ट्रीयता का विकास हुआ, लोगों में, आम जनता में ये भाव आया कि हम भी अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, हम भी स्वराज प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, हम अंग्रेजी नहीं जानते तो क्या हुआ, हम यहाँ की जनता है, हम भारतीय हैं और हम जो है अपने राष्ट्र के लिए लड़ सकते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास जनता में आ गया। स्वदेश प्रेम, अब जो है कि हम अंग्रेज पे निर्भर नहीं है, हम खुद से, हम चरखा से सूत काट सकते हैं, खुद से हम कपड़ा खादी बना सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे कैपेसिटी है कि हम अंग्रेज के बराबर हैं, या हम उससे लड़ सकते हैं, या हम उसके से किसी से कमतर नहीं है। तो ये सारी जो भावनाएं हैं, इसमें असहयोग आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ रहा। कांग्रेस, अब पहले हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस या तो इंटेलेक्चुअल की संस्था हुआ करती थी, पढ़े लिखे लोगों की, जो उदारवादी युग जो था हम उसमें देख रहे हैं कि जो भी सदस्य थे वो पढ़े लिखे जेंटलमैन हुआ करते थे, जिन्हें अंग्रेजी शासन के प्रति, अंग्रेजी कल्चर के प्रति, अंग्रेजी माने अंग्रेजीदा थे उन लोग। उसके बाद भी जो आए कांग्रेस में, वो भी एक अलग कैटेगरी के हुआ करते थे। लेकिन अब की बार गांधी जी के नेतृत्व में इतने जो जन आए, इतने जो लोग आए, वो किसी खास वर्ग के नहीं थे, वो बिल्कुल आम लोग थे। उसमें पढ़े लिखे भी थे, मूर्ख भी थे, वो उसमें मूर्ख नहीं कहा जा सकता, सॉरी, कहने का मतलब पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, शहरी भी थे, ग्रामीण भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, हर तरह के लोग। उसमें सरकारी नौकरी वाले भी थे, उसमें व्यापार करने वाले भी थे। कहने का मतलब कि अब इस कांग्रेस में एक सक्रिय संस्था हो गई और इसके अंतर्गत अब लोग मानने लगे कि हाँ, कांग्रेस का ये कार्यक्रम है, हमें ये करना है, कांग्रेस ये बोल रही है, कांग्रेस क्या नहीं बोल रही है, इस पे
महत्व, इसका महत्व हो गया। कहने का मतलब अब कांग्रेस जो है आम लोगों की संस्था हो गई। आम जनता में उत्साह, पहली बार लोगों को लगा कि हम भी कुछ हैं। अब स्वराज प्राप्त करने के लिए हमें किसी स्पेशल लोगों की जरूरत नहीं है, किसी बड़े लोगों की जरूरत नहीं है। अब हम खुद आगे बढ़कर साथ देकर स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। और कांग्रेस, अब ये हुआ कि अब स्वराज की प्राप्ति जो है कांग्रेस के द्वारा ही हो सकती है। कांग्रेस के अंदर रह करके ही भारतीयों को स्वतंत्रता मिल सकती है और ऐसी भावना का विकास हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। ये अलग बात है, बहुत लोग कहते हैं कि असहयोग आंदोलन एकदम बेकार था, प्रैक्टिकल ही नहीं था, यथार्थवादी ही नहीं था। क्योंकि ये जो कहा गया कि स्कूल कॉलेजों का त्याग करो, कौन स्कूल कॉलेज का त्याग किया? वो प्रैक्टिकल ही था कि सारे लोग स्कूल कॉलेज में कौन से गुरुकुल में पढ़ने चले जाए, ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है विदेशी वस्तुओं का क्या त्याग हुआ, कुछ कपड़े को जला दिए तो क्या वस्तुओं का त्याग हो गया? सब उनको तो उनकी वस्तुओं की आवश्यकता थी। कुछ लोगों का ये भी हुआ कि ये विधानमंडलों का, जिसमें कहा गया था कि हम प्रत्याशी नहीं बनेंगे इंडियन, लेकिन बहुत सारे ऐसे चाटुकारिता वाले लोग हैं जो खुशामद करने वाले लोग हैं, उन्हें यहाँ पे जगह मिल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ मामले ऐसे थे जिससे असहयोग आंदोलन को चोट पहुंची, जरूर चोट पहुंची, लेकिन हम उसे इसके द्वारा, इसका महत्व को हम कम नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि ये जो प्रभाव पड़े थे यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिससे आगे चलकर स्वराज्य प्राप्त करने में, स्वतंत्रता प्राप्त करने में हमें बहुत मदद मिली। तो इसके साथ ही आज मैं असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और प्रभाव खत्म करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।